बेटे इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.1 के अंदर हमसे पूछा गया है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया गया है और उसका हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है C6H12O6। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी के मास को हमें ऐड कर देना है। जैसा कि हमें पता है जो कार्बन होता है उसका मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन का मास, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन दिया गया है, लेकिन एक कार्बन का मास होता है 12। हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। फिर उसके बाद में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर टोटल 12 हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास है 16 और 16 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन एटम है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा 12 6 जा होता है 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा 96। इन सबको हमें ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 72 12 और 96। तो यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 80। तो इन सभी को टोटल करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 180। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 180। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1.1 का आंसर है 180। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको 4.07% हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, 24.2% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है, और हमें इस कंपाउंड का मोलर मास दिया गया है 98.96 ग्राम। अब इसके बाद में हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम डेटा लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन जो कि है 4.07%, कार्बन 24.27%, क्लोरीन 71.65% और साथ में हमें दिया गया है मोलर मास जो कि है 98.96 ग्राम। तो इतना डेटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है। अब इसके बाद में सबसे पहले हमें पता करना होगा इंपीरिकल फॉर्मूला, देन हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो इंपीरिकल फॉर्मूला को पता करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिए गए हैं इनको पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 100% में से, कि 100% में से इतने परसेंटेज हाइड्रोजन है, इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट क्लोरीन है। तो अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को हम 100 ग्राम माने तो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का जो अमाउंट होगा वो होगा, हाइड्रोजन रहेगा 4.07 ग्राम, कार्बन रहेगा 24.27 ग्राम और क्लोरीन रहेगा 71.65 ग्राम। तो अभी तक हमने इन परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इतना करने के बाद में अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स को पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका मोलर मास होगा 1, कार्बन का मोलर मास होता है 12 और क्लोरीन का मोलर मास होगा 35.5। तो इन सब का हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारे पास होना चाहिए गिवन मास, और गिवन मास हमारे पास है 4.07 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4.07 और इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.07। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नंबर्स को डेसिमल में ना लेकर इसे होल नंबर के अंदर लेकर चलेंगे, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी इजी हो जाए। अगर आप डेसिमल के अंदर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 4.07 ना लिखकर सिर्फ लिखेंगे 4। तो हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है उन्हें होल नंबर में लिखेंगे। इसके बाद में आता है कार्बन। कार्बन का जो गिवन मास है वो है 24.27 और इसका जो मोलर मास होता है वो है 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। इनको आप डिवाइड करोगे तो आपका होल नंबर में जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ऐसे ही हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो मास है वो है 71.65 और इसे हमें डिवाइड करना है क्लोरीन के मोलर मास से जो कि है 35.5। तो 35.5 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 2। अब हमारे पास ये जो 4, 2 और 2 है ये सभी क्या है, ये सभी इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम एक बार यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए है 4, कार्बन के लिए 2
और क्लोरीन के लिए 2। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसके अंदर हमें इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो यहाँ पर आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर देखने को मिल रहा है वो है 2, तो आप इन सभी को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ में। तो जब हम इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास नए नंबर्स आते हैं। जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1। तो हमारे पास जो नए नंबर आए हैं वो है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के लिए 2 1 1। अब हमें इन नंबर्स के अंदर इन एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे CH2Cl। हमारे पास यहाँ पर कार्बन 1 था इसलिए हमने यहाँ पर 1 कार्बन लिखा है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है, और क्लोरीन हमारे पास 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इन एलिमेंट को, और ये जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा हो जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो अभी हमने इंपीरिकल फॉर्मूला पता कर लिया है इस कंपाउंड के लिए। इसके बाद में अब हमें पता करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इंपीरिकल फॉर्मूला की। तो चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला आया था वो था CH2Cl। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मोलर मास पता होना चाहिए, और मोलर मास निकालेंगे कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला का मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं उनके मास को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास है 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर क्लोरीन का मास है 35.5। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 49.5। तो ये हमारे पास इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मास आ जाता है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये गिवन मोलर मास था इसको डिवाइड करना है इस इंपीरिकल फॉर्मूला वाले मास से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 98.96 और इसे डिवाइड कर देंगे 49.5 से। तो इसको डिवाइड करने पर जो हमारा होल नंबर में रिजल्ट आएगा वो आएगा 2। अब ये जो 2 है ये हमारे पास इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला था इसके सबस्क्रिप्ट में इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH2Cl और यहाँ पर लिखेंगे इसके सबस्क्रिप्ट में 2। तो अब ये क्या करना है, हमें इस 2 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा C2H4Cl2, और ये जो C2H4Cl2 है ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, वो था CH2Cl, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4Cl2। तो ये दोनों हमारे आंसर है इस प्रॉब्लम नंबर 1.2 के, और इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और जो प्रॉब्लम नंबर 1.3 है उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम 16 ग्राम मीथेन का कम्बिशन कर दें तो हमारे पास कितने अमाउंट के अंदर वाटर का प्रोडक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मीथेन की कॉम्बिशन की केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मीथेन की केमिकल इक्वेशन जो कि कॉम्बिशन को शो करती है, और मीथेन का कॉम्बिशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन। और कॉम्बिशन होने के बाद में ये हमें देते हैं CO2 और H2। लेकिन अभी जो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पर भी 2। अब ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद में अगला जो हमारा स्टेप है वो ये होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि 16 ग्राम मीथेन की कम्बिशन में कितने अमाउंट ऑफ वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए हमारा मोल कंसेप्ट काम आएगा, जिसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप इस पूरी इक्वेशन को देखिए। इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो आपको ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनके सामने के जो नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि मीथेन के आगे आपको 1 देखने को मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे आपको 1 देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन के आगे 2 और वाटर के आगे भी 2। तो ये जो 1 और 2 है ये क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनसे हम काफी कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कि ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में, और हमें देता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर। इसी के साथ में इस केमिकल इक्वेशन के अंदर यूज होने वाले मास को भी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की। मीथेन का जो आपको यहाँ पर मास देखने को मिलेगा वो है 16 ग्राम। अब ये 16 ग्राम कैसे आया वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास मीथेन का ये मॉलिक्यूल है, और इस एक मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर एक है कार्बन और
4 है हाइड्रोजन। तो कार्बन का मास होता है 12 और प्लस करेंगे हम हाइड्रोजन के मास से, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा हमें 4 से। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मीथेन का मास है वो है 16। इसे हम पता कर सकते हैं ऑक्सीजन, CO2 और H2O का मास। यहाँ पर जो O2 का मास आएगा वो आएगा 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आएगा 44 ग्राम और वाटर का मास आएगा 36 ग्राम। इसका मतलब है 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O का फॉर्मेशन कर रही है। अब हम फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 16 ग्राम मीथेन है उसका कंबशन करने पर कितनी अमाउंट में वाटर का प्रोडक्शन होगा उसका आप इन सबसे बता सकते हो। यहाँ पर जो हमारे मीथेन है उसका 16 ग्राम यूज हो रहा है और 16 ग्राम मीथेन का यूज होने पर हमारे पास जो वाटर की अमाउंट बन रही है वो है 36 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम मीथेन का जो कंबशन है वो प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम वाटर। तो हमारा जो वाटर की अमाउंट होगी वो होगी 36 ग्राम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 36 ग्राम। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.4 को आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें कॉम्बिशन के बाद में 22 ग्राम CO2 मिलता है। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं मीथेन की कॉम्बिशन की केमिकल इक्वेशन, तो वो होगी CH4 प्लस O2 फिर CO2 और H2। लेकिन अभी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर मीथेन के आगे आपको 1 देखने को मिलेगा। तो ये जो 1 और 2 है ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 1 मीथेन का मॉलिक्यूल लिख रखा है, इसका मतलब 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर। यहाँ पर आपको 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में। अगर हम यहाँ पर मोल को ना लेकर मास की बात करें तो यहाँ पर जो 16 ग्राम मीथेन है वो रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि इसका जो मास आएगा वो आएगा 64 ग्राम। अब ये कैसे आया वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 मोल मीथेन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का जो मास होता है वो है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहाँ पर आएगा 12 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा और 12 और 4 होते हैं 16, यानी कि 1 मोल मीथेन का जो मास है वो है 16 ग्राम। इसके बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो एक ऑक्सीजन होता है उसका मास होता है 16। अब जब हम O2 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इनका मास हो जाता है 32, लेकिन यहाँ पर O2 के बाद में आगे भी 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, जिसके बाद में आपका आंसर आएगा 64, यानी कि 2 मोल O2 का जो मास है वो है 64 ग्राम। तो इस तरीके से आप बाकी का भी पता कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो होगा 44 ग्राम और वाटर का जो मास होगा वो होगा 36 ग्राम। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि हमें 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम CO2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 22 ग्राम और हमसे 22 ग्राम के लिए पूछा गया है। तो 1 मोल प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम को, तो 22 ग्राम क्या करेगा 0.5 मोल यूज करेगा मीथेन की। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। और इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.5 को हम आज के इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है 50 kg नाइट्रोजन और 10 kg हाइड्रोजन, और इन दोनों के मिक्स होने के बाद में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ अमोनिया और दूसरा हमें बताना है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा गिवन है उसे साइड में लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन जो कि है 50 kg, हाइड्रोजन इसका वेट है 10 kg और हमें यहाँ पर बताना है अमोनिया की अमाउंट को। तो हमें यहाँ पर जो अमोनिया की अमाउंट है उसे भी kg में बताना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसके अंदर हमें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट। इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, जिसके अंदर एक में हमें बताना है अमाउंट ऑफ अमोनिया और दूसरे के अंदर हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है।
तो सबसे पहले हम पता करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को, देन उसके बाद में हम अमाउंट ऑफ अमोनिया को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को पता करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पता कर सकते हैं? तो जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट को पता करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जब हम नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद में जिसकी वैल्यू सबसे लोवेस्ट आती है वो ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब इसे पता करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिखनी होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2 मोल्स अमोनिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद में हमारा अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना पड़ता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाइट्रोजन के आगे आएगा 1, तो नाइट्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है 1, हाइड्रोजन का 3 और अमोनिया का 2। लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है नंबर ऑफ मोल्स को पता करना, और मोल्स को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास जो कि है 50 kg, और इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 28, लेकिन हमारे पास ये जो 50 है वो केजी में है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम के अंदर। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा 1786, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1786। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास जो कि है 10 kg, और इसे डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के मोलर मास से जो कि है 2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि हमें यहाँ पर केजी को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। इसके बाद में आपके पास आंसर आएगा 5000, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो है 5000। अभी हमें इन दोनों रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पता लग गए। अब हम काफी इजीली लिमिटिंग रिएजेंट को पता कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1786, और इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा नाइट्रोजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे 1 से। आपके पास आंसर आएगा 1786। इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 5000, और हाइड्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है 3, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से। जब आप 5000 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1666.66। तो ये आपके पास में आंसर आता है। और हमने ये देखा था कि जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंडीशन में जो हाइड्रोजन है उसकी लोवेस्ट वैल्यू है, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है जहां पर हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताना होता है। अब जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता लग, इसका मतलब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो अमोनिया के प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करेगा। तो ये कैसे इफेक्ट करेगा वो हम देख लेते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन थी, और इसके अंदर हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की अमाउंट चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो कम है। तो जितनी हाइड्रोजन की अमाउंट होगी वो उतने ही नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और उतना ही अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा, यानी कि जो अमोनिया का प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रहा है इस हाइड्रोजन पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल अमोनिया को, और अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन की, तो जो एक हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस करता है 2/3 अमोनिया को। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 5000, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है हाइड्रोजन के वो है 5000। तो 5000 हाइड्रोजन कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 5000। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3333.3। तो ये हमारे पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब जब हमें अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे अमोनिया की अमाउंट भी पता कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे वो हम अभी सीख लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ मोल्स को पता करने का, जो कि इक्वल होता है गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूला से हम अमोनिया के अमाउंट को निकाल सकते हैं। अमोनिया की अमाउंट है वो ये गिवन मास होगी और हमें अमोनिया के मोल्स पता है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और मोलर मास होता है अमोनिया का 70। तो अगर हम मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो अमोनिया की अमाउंट है वो आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स को और इसे मल्टीप्लाई करेंगे अमोनिया के मोलर मास से। ऐसा करने पर हमारा जो आंसर आता है वो है 56666.66 ग्राम। लेकिन अभी जो हमारा आंसर आया वो ग्राम के अंदर है, हमें अमोनिया की अमाउंट बतानी है केजी में। तो इस ग्राम के अमाउंट को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 56.6 केजी। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ अमोनिया है वो है 56.6 केजी। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना था अमोनिया के अमाउंट को। तो इसका आंसर आएगा 56.6 केजी और हमें पता करना था लिमिटिंग रिएजेंट को। तो हमें यहाँ पर पता लगा कि जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और इसी के साथ में ये जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम नंबर 1.6 और इसके अंदर हमसे कैलकुलेट करने को बोला गया है मास परसेंट को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर हमने सब्सटेंस ए के 2 ग्राम को ऐड किया है 18 ग्राम वाटर के अंदर और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सोल्यूट के मास परसेंट को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 18 ग्राम वाटर लिया है और इसके अंदर हमने ऐड किए हैं 2 ग्राम सब्सटेंस ए के और यहाँ पर ये जो सब्सटेंस ए है ये हमारा सोल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। अब इसके बाद में हमें बताना है सोल्यूट का मास परसेंट। तो मास परसेंट को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है मास परसेंट इक्वल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास मास परसेंट का फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम मास परसेंट पता कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एक तो चाहिए होगा मास ऑफ सोल्यूट और दूसरा हमारे पास होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है जो कि है 2 ग्राम, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी मास ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन को पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है सब्सटेंस ए और दूसरा है वाटर। तो वाटर और सब्सटेंस ए दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास है उन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का मास है वो है 18 ग्राम और सब्सटेंस ए का जो मास है वो है 2 ग्राम और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 20 ग्राम, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है 20 ग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट जो कि है 2 ग्राम, फिर इसे डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से जो कि है 20 ग्राम और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10%, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसका मास परसेंट है 10%। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 10% और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है मोलैरिटी को लेकर। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 250 ml वाटर जिसके अंदर हमने डिसॉल्व कर रखा है 4 ग्राम NaOH। तो 250 ml वाटर के अंदर हमने 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रखा है और एक सॉल्यूशन बना रखा है। अब हमें इस सॉल्यूशन के अंदर जो NaOH है उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो मोलैरिटी है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ना तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है और ना ही हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में दिया गया है। तो पहले हमें इन दोनों की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 250 ml। अब हमें इस ml को कन्वर्ट करना है लीटर में।
तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब 250 ml को डिवाइड किया जाता है 1000 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.25 और ये आएगा लीटर में। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर आ चुका है। अब हमारा अगला जो काम है वो है नंबर ऑफ मोल्स को पता करना। और यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है NaOH, यानी कि हमें यहाँ पर NaOH के नंबर ऑफ मोल्स को पता करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है मोल्स पता करने का उसका यूज करेंगे, जो कि है मोल्स इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर हम बात करें यहाँ पर NaOH की, तो NaOH का जो गिवन मास है वो है 4 ग्राम। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास से। और जो NaOH का मोलर मास होता है वो होता है 40। जब 4 को 40 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। तो यहाँ पर जो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.1। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी है। अब हमें इन वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोलैरिटी इक्वल 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है 0.4 m। तो यहाँ पर जो NaOH की मोलैरिटी है वो है 0.4 m। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारा 0.4 m और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी को। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है जो कि है 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml और इस सॉल्यूशन की हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं वो डेटा जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3m NaCl का सॉल्यूशन और साथ में हमें यहाँ पर गिवन है डेंसिटी जो कि इक्वल है 1.25 ग्राम पर ml के। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो 3m देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो m है वो रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3m है इसका मतलब है 3 मोल पर लीटर, क्योंकि जब हम मोलैरिटी की डेफिनेशन देखते हैं या जो फॉर्मूला देखते हैं तो उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो उसकी जो यूनिट बनती है वो है मोल पर लीटर। तो इसलिए यहाँ पर 3m का मतलब है 3 मोल पर लीटर, यानी कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने NaCl के 3 मोल को डिसॉल्व कर रखा है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डेंसिटी की, यानी कि 1 ml के अंदर आपको जो ग्राम देखने को मिलेगा वो है 1.25 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1000 ml की, तो 1000 ml का जो ग्राम के अंदर मास होगा वो होगा 1250 ग्राम। और जो 1000 ml है इसे हम बोलते हैं 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर का जो मास है वो है 1250 ग्राम। तो हमें यहाँ पर मास भी पता लग गया, क्योंकि जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी को तो हमें वहां पर इस सॉल्यूशन के मास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप 2 चीजें याद रखिए, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है NaCl के वो है 3 और जो सॉल्यूशन का मास है वो है 1250। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला जो कि है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और इसे हमें डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है जो कि है 3, लेकिन हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना पड़ेगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूट दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो सॉल्यूशन है उसे हम सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट को प्लस करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे मास ऑफ सोल्यूट को, जिससे कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो है, हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सोल्यूट है वो है NaCl का जो मास है वो है 58.5, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 मोल NaCl के डिसॉल्व किए हैं, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और आपके पास में आंसर आएगा 175.5। तो अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है और मास ऑफ सॉल्यूशन भी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट
इसके लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करना होगा मास ऑफ सॉल्यूट से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1250 ग्राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1250 ग्राम। इसे माइनस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट से जो कि है 175.5 ग्राम। इन दोनों को माइनस करने के बाद में हमारे पास आंसर आएगा 1074.5 ग्राम। लेकिन हमें ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो पता होना चाहिए केजी में। तो अब इस ग्राम को हम केजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, और इसे 1000 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 1.0745 केजी। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो है 3 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 1.0745 केजी। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो मोलैलिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आए हैं 3, और इसे डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.0745 केजी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.79, और हम यहाँ पर बात करें मोलैलिटी की तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल m। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2.79 m, यानी कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो है 2.79 m, और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।